हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एचपी स्टडीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सबकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, यानी जो पहले पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। ये कुछ दिवाली ऑफर चल रहा है। 80% आपको डिस्काउंट इसमें मिलेगा। जो भी हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं आप सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, 14 नवंबर तक ये वैलिड रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स बैचेस परचेज करना चाहते हैं, आप निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। कॉल कर सकते हैं, आपको ये स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वायरी रहती है तो। लर्निंग डिसेबिलिटीज की मैं अगर आपके साथ बात करूं, यहाँ से आपके जब भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, वहां पे अगर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का सेक्शन है, लर्निंग डिसेबिलिटीज से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है जी। कितनी डिसेबिलिटीज रहती हैं और आपके एग्जाम में कौन से तरह के डिसेबिलिटीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? मेनली हम इसमें 5-6 तरह के डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपकी डिसलेक्सिया, जो आपकी रीडिंग डिसऑर्डर से संबंधित है। डिसकैलकुलिया पढ़ते हैं, कैलकुलेशन, जिनको मैथ्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम रहती है। डिस्ग्राफिया, जिनको राइटिंग में प्रॉब्लम रहती है, यानी कई बार बच्चे कर्सिव में लिख देंगे, कई बार कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर लाइन के नीचे लिख देंगे, तो राइटिंग में जिनको प्रॉब्लम रहती है। डिस्फ्रेजिया की बात करूं, मोटर स्किल कोऑर्डिनेशन जिनका नहीं रहता है, यानी जिनकी ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स की जब भी हम बात करते हैं, यानी छोटी मांसपेशियां और बड़ी मांसपेशियां जिनमें बैलेंस नहीं बनता है, अगर आप बच्चे को कहेंगे कि ये पेन के साथ वो इजीली लिखे तो वो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो उनमें डिस्फ्रेजिया वाली डिसेबिलिटी रहती है। एडीएचडी की बात करें, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उन बच्चों में रहता है जिनमें लेस अटेंशन रहता है, यानी अगर आप लंबे टाइम के लिए उन्हें कोई असाइनमेंट देंगे तो इजीली उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो लेस टाइम आप उनको दे सकते हैं। हाइपर एक्टिव रहते हैं, किसी भी काम को लेके डे ड्रीमिंग वो करते हैं बहुत ज्यादा, मीन्स किसी भी चीज की कोई भी एक्टिविटी आप उनको करवाएंगे तो वो उस चीज में सबसे आगे रहेंगे, यानी उनको लगता है कि फटाफट हमें कोई काम खत्म करना है। ऑटिज्म की बात करें, डेवलपमेंट डिसऑर्डर लेता है। ये बच्चे जो रहते हैं वो सोसाइटी में कम इंटरेक्शन दिखाते हैं, लोगों के साथ कम बात करना, ये सब चीजें जो रहती हैं वो रहती है हमारे ऑटिज्म में। अपेजिया की बात करते हैं, अपेजिया जो है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर है, अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं दूसरे लोगों के साथ। डिस्टोपिया की बात करते हैं, डिप्रेशन जिनमें रहता है, यानी जिनको लगता है कि चीजें सब कुछ खत्म होती जा रही हैं, वो वाला जो डिसेबिलिटी है वो रहेगी डिस्टोपिया में। ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरह के डिसेबिलिटीज हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है, आर वेरी एक्टिव बट हैव अ लो आईक्यू, यानी वो एक्टिव तो रहते हैं पर उनका आईक्यू क्या रहता है, लो रहता है। आर वेरी वाइज एंड मेच्योर, वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और परिपक्व यानी मेच्योर रहते हैं। कैन नॉट लर्न एनीथिंग, वो कोई भी चीज को लर्न नहीं कर सकते हैं। स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, यानी कुछ चीजों के साथ संघर्ष करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी जिन बच्चों में रहेंगी वो कुछ एस्पेक्ट्स में क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। जैसे मान लीजिए डिसकैलकुलिया किसी में रही है, कैलकुलेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा है। राइटिंग डिसऑर्डर बच्चों में रहते हैं, तो कुछ एस्पेक्ट्स में वो स्ट्रगल करते हैं। फर्स्ट का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सा एंड वॉज, यानी अगर आपने WAS लिखा है वॉज, तो बच्चे उसको क्या पढ़ेंगे, सा। ठीक है जी। न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ेंगे, ही और शी। और वो जो व्यक्ति है वो किन चीजों के साथ सफर करते हैं, डिस्मोर्फिया, डिसलेक्सिया, वर्ड जंबल डिसऑर्डर या डिस्टोपिया। ठीक है जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, यानी जिनको रीड करने में दिक्कत होती है। ठीक है जी, पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो बी को डी पढ़ते हैं। ठीक है जी। आप 12 लिखेंगे वो 21 उनको पढ़ेंगे। तो इस तरह की डिसेबिलिटीज जो रहती हैं, आपने अगर लिखा गोड तो वो पढ़ेंगे डॉग। तो इस तरह की डिसेबिलिटीज किस में रहती है, जिसमें डिसलेक्सिया डिसेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड विद विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी, यानी 5th क्लास का एक बच्चा है, उसमें क्या रहती है, दृश्य की कमी रहती है। तो उसके लिए
क्या होना चाहिए, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज, यानी क्लासरूम में उसको नॉर्मल ट्रीट करना चाहिए और उसे ऑडियो सीडीज प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे में क्या है, विजुअल डेफिशिएंसी है ना, देख नहीं पा रहा है अच्छे से। गिविंग स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में आप उनको स्पेशल अटेंशन देंगे उन बच्चों को जो जिनमें विजुअल डेफिशिएंसी रहती है। एक्सक्यूज टू लोअर लेवल ऑफ वर्क, यानी सबसे छोटा काम, निचले स्तर का जो काम है उस करने के लिए आप उसको उत्साहित करेंगे। हेल्प विद हिज और हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, यानी जो उनके पेरेंट्स हैं और दोस्त हैं उनके साथ आप उनकी मदद करेंगे, उनके साथ उनका काम करने के लिए। सो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि आप उनको क्लास में नॉर्मली ट्रीट करेंगे बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बट आप उन्हें किस चीज के साथ क्या सपोर्ट देंगे, ऑडियो सीडीज। तो ये विजुअल डेफिशिएंसी के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, यानी डिसलेक्सिया जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, रीडिंग डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रीडिंग डिसऑर्डर के साथ जुड़ा है डिसलेक्सिया। जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, बच्चे रहते हैं जो पी को क्यू पढ़ेंगे, बी को डी पढ़ेंगे, 12 लिखा है उसको 21 पढ़ेंगे, 100 को वॉच पढ़ेंगे, तो इस तरह की डिसेबिलिटी जो रहती है वो रहती है रीडिंग डिसलेक्सिया में। डैश इज नॉट कंसीडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, यानी इनमें से कौन सा साइन है, संकेत है जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स को नहीं दिखाता है। नोवेलिटी इन एक्सप्रेशन, जो अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने में नवीनता दिखाते हैं। क्यूरियोसिटी, क्रिएटिव आइडियाज, फाइटिंग विद अदर्स, क्यूरियस होते हैं ना, क्यूरियोसिटी दिखाते हैं बच्चे अपनी क्लास में, कुछ कोई भी काम करना है तो उनको सबसे पहले वो काम करना होता है। क्रिएटिव आइडियाज वो देते हैं कि हाँ, मतलब अगर आप उनके लिए कोई क्वेश्चन देंगे तो बहुत सारे आंसर्स वो निकाल के लेके आएंगे। फाइटिंग विद अदर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरों के साथ लड़ना, लड़ाई झगड़ा, तो ये क्रिएटिव स्टूडेंट का एक साइन नहीं रहता है। Which one of the following could cause learning disabilities, यानी निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम विकलांगता का कारण बन सकता है। कल्चरल वेरिएशन, यानी सांस्कृतिक भिन्नता है वो डिसेबिलिटी का कारण नहीं बन सकता है, बिल्कुल नहीं। डिसेबिलिटी तो आपको या तो बाय बर्थ से मिलेगी या आपकी इवन बाय बर्थ से डिसेबिलिटी रहेगी। प्रीनेटल ड्रग यूज, यानी उसके पेरेंट्स जो हैं वो एल्कोहल का यूज करते हैं जब प्रसवपूर्ण स्टेज रहती है। एप्टीट्यूड ऑफ टीचर का एप्टीट्यूड बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता है बच्चे की डिसेबिलिटी पे। एम्पैथी शो बाय पेयर, बच्चे क्या करते हैं, जो उनके पेयर ग्रुप है वो क्या दिखाते हैं, एम्पैथी दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रीनेटल ड्रग यूज, यानी जो पेरेंट्स हैं उसकी माता अगर जब वो प्रीनेटल स्टेज पे रहती है तो वो किसी ड्रग का यूज करती है तो वो उससे भी बच्चे में क्या रह सकती है, डिसेबिलिटी रह सकती है। ऑटिज्म इंक्लूड, जो स्वलीनता है उस किस में शामिल रहती है, विजुअल इम्पेयरमेंट में, यानी जिनको देखने में दिक्कत रहती है। हाइपर एक्टिविटी, यानी जिनमें एडीएचडी वाली डिसेबिलिटी रहती है। रिटार्टेड फिजिकल ग्रोथ, यानी जिनमें शारीरिक विकास में परेशानी होती है। या इनेबिलिटी टू रिलेट टू अदर, दूसरों के साथ इंटरैक्ट करने में, दूसरों के साथ रिलेट करने में, दूसरों के साथ संबंधित होने में असमर्थता दिखाते हैं, इनएबिलिटी रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑटिज्म में आप जो व्यक्ति है वो सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरैक्शन उसमें नहीं रहता है। उन बच्चों में, कौन से व्यक्तियों में रहती है आपकी ऑटिज्म वाली डिसेबिलिटी। तो ऑटिज्म से भी आपके काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड, यानी जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी मोटर स्किल में, मोटर स्किल फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स में आपकी वो वाली स्किल्स आ जाती हैं जो आपकी छोटी वाली जिनको आप मांसपेशियां कहते हैं, जैसे आपकी फिंगर्स होगी, फिंगर्स के साथ काम करना, आईज कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें आपकी फाइन मोटर में आती है। ग्रोस मोटर में आपकी बड़ी वाली मांसपेशियां होगी, जैसे आपकी लेग्स के साथ जो भारी काम, आपकी आर्म्स पे जो बैलेंस बनता है। सो मोटर स्किल्स किस में शामिल है, जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है मोटर स्किल्स में। डिसकैलकुलिया जी बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि डिसकैलकुलिया में किस में दिक्कत है, जिनको कैलकुलेशन, ठीक है जी।
डिसलेक्सिया में जिनको रीडिंग डिसऑर्डर रहता है, ठीक है जी। अब डिस्फेजिया और डिस्प्रेजिया, इन दोनों में क्या रहता है, कंफ्यूजन रहती है। तो ये दो तो बच्चे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब मोटर स्किल वाली जो डिसेबिलिटी रहेगी वो रहेगी डिस्प्रेजिया में। डिस्प्रेजिया में क्यों रहेगी? डिस्प्रेजिया में आपकी जो मोटर स्किल्स हैं, मोटर कोऑर्डिनेशन है, वो नहीं बना पाते हैं बच्चे। यानी अगर उनके हाथ में कोई दिक्कत है या हाथ के साथ वो काम, तो पेन पकड़ना, कुछ प्ले करना, वो सब चीजें जो रहेंगी आपकी डिस्प्रेजिया में रहेगी। यानी अफेजिया में आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, सीखने में विकलांगता किसको कहा जाता है? इज अ वेरिएबल स्टेट। ये क्या है? एक चर अवस्था है, वेरिएबल स्टेट है। नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग, यानी जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति को इससे हानि ही मिले। डज नॉट इम्प्रूव विद अप्रोप्रिएट इनपुट, हम कोई भी अप्रोप्रिएट इनपुट लगाएंगे ये इम्प्रूव नहीं होगी। इज अ स्टेबल स्टेट, ये स्थिर रहती है हमेशा, ये ना ही घटती है और ना ही बढ़ती है। सो डिसेबिलिटी क्या रहती है? डिसेबिलिटी एक वेरिएबल स्टेट है, ठीक है जी। जो मान लीजिए अगर आज आपकी डिसेबिलिटी कम है तो शायद कुछ समय बाद आपकी डिसेबिलिटी बढ़ जाए, तो वो क्या है? एक वेरिएबल है, कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, स्टेबल कभी भी नहीं रहेगी, ठीक है। कोई भी अप्रोप्रिएट इनपुट लगाने से आप डिसेबिलिटी को खत्म नहीं कर सकते। वो डिसेबिलिटी आपकी रहेगी, कम ज्यादा हो सकती है बट खत्म नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following ways is not suitable way to help hyperactive children learn? यानी जो बच्चे अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से जो अति संवेदनशील बच्चे रहेंगे, ठीक है जी, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन रहेंगे, कौन सा एक सूटेबल तरीका उनके लिए उपयुक्त नहीं है? ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, ऑफरिंग अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग, including physical activity their daily schedule, reprimanding them often of being restless. So आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 1 बाय 1 मैं आपको इसको समझाऊंगी कि कौन सा सही तरीका क्यों नहीं है। देखिए, जो भी हाइपर एक्टिव बच्चा होगा जिसमें भी ADHD रहेगा, सबसे पहली बात तो वो लेस अटेंशन उसमें रहेगा, वो ज्यादा देर तक अटेंशन नहीं रख पाएगा, वो लेस अटेंशन कि फटाफट कोई काम दिया है तो फटाफट उसको खत्म कर देगा। हाइपर एक्टिव रहेगा, डे ड्रीमिंग उसमें रहेगी, ठीक है। आप उसको अकेले नहीं छोड़ सकते, कोई भी काम करना है आपको उसके साथ किसी व्यक्ति की जरूरत रहेगी। यानी फटाफट जो हाइपर एक्टिव रहते हैं इनको आप कह सकते हैं अति संवेदनशील जो बच्चे रहते हैं, तो आप उन्हें क्या करेंगे? ब्रेकिंग अप टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट, छोटे छोटे टास्क आप समय के साथ उनको देंगे, वो उनके लिए बेस्ट रहेगा। ऑफरिंग अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग, अल्टरनेटिव वेज देंगे, बहुत सारे डिफरेंट वैकल्पिक तरीके देंगे उन्हें लर्न करवाने के लिए, उनकी लर्निंग को बेस्ट बनाने के लिए। इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटीज इन देयर डेली स्केड्यूल, फिजिकल एक्टिविटीज आप उनको देंगे मतलब डेली स्केड्यूल के हिसाब से, जिसमें वो उनमें बिजी रहे ताकि उनका एक बैलेंस जो है वो बना रहे। अब आप क्या करेंगे? जब बच्चा बेचैन है, बेचैनी की स्थिति में है, तो आप उन्हें फटकार नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट आइडिया जो है वो आपके लिए नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। Reducing the time allotted to complete assignment to make it coincide with time of attention and increase this time in a physical manner will be best suited to deal with which of the following disorder। यानी आपको कहा गया है कि जब टाइम को आपने जो टाइम अलॉट आपने बच्चों को किया उसको आपने रिड्यूस कर लेना है किसी भी असाइनमेंट के लिए, ठीक है जी। कोई भी असाइनमेंट के लिए आपने जो टाइम दिया उसको आप रिड्यूस करके उसके लिए क्या करेंगे? उसका टाइम इंक्रीज कर देंगे फेज मैनर के लिए, ठीक है जी। तो ये कौन से डिसऑर्डर के लिए बेस्ट रहेगा? डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर, डिस्फेजिया, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो ADHD की डिसेबिलिटी डिसऑर्डर जिन बच्चों में रहता है वो बच्चे बहुत ज़्यादा लेस अटेंशन वाले रहते हैं और बाकी चीज़ों के लिए वो हाइपर एक्टिव रहते हैं। तो जितना लंबा आप टास्क देंगे उन्हें, जितना लंबा टाइम स्लॉट आप उन्हें देंगे,
तो वो काम कभी नहीं कर पाएंगे, कोई भी असाइनमेंट वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव है। तो उन्हें आप जितना कम टाइम देंगे किसी असाइनमेंट के लिए, उतनी जल्दी वो उस काम को खत्म करेंगे। तो जो ADHD वाली डिसऑर्डर है वो इसमें रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है, हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, यानी उन बच्चों में मानसिक विकास मंद होता है, जो मेंटल डेवलपमेंट है वो रिटार्डेड रहता है। हैव लो IQ, उनका लो, ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है उनका IQ हमेशा लो रहे, पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक, यानी आपने क्या करना है, उनको क्या रहती है, एक समान जो वर्ड्स दिखते हैं, जो लेटर्स दिखते हैं, उनको समझने में उनको भ्रम होता है, यानी कंफ्यूजन होता है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल सही है। हम डिसलेक्सिया पढ़ते हैं जिन बच्चों को रीड करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डिसलेक्सिया वाली जो डिसेबिलिटी है वो इन बच्चों में रहती है। इजी रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रीहेंड साइट वर्ड्स, वो इजीली साइड वर्ड्स को क्या कर लेते हैं, दृश्य शब्द जो है उनके आसानी से पहचान लेते हैं। तो ऐसा फिर तो उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी रहेगी ही नहीं, वो तो काउंट नहीं होंगे ना जो इजीली कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। लो IQ को नहीं माना जाता है कि जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी है उन बच्चों का IQ लो हो या मेंटल डेवलपमेंट की रिटार्डेड हो, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल सेट बैठता है कि जिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है, जो सेम वर्ड्स हैं, इसमें बच्चे B को D पढ़ते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, P अगर आपने लिखा है तो उसको Q पढ़ेंगे, 12 लिखा है 21 पढ़ेंगे, आपने 16 लिखा है तो उसको 61 पढ़ेंगे। इस तरह की डिसेबिलिटीज जो हैं वो बच्चे में रहती है। ठीक है जी, सो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। A child with normal intelligence shows difficulty in reading and comprehending language. It indicates that the child is showing symptoms of, यानी एक औसत बुद्धि वाला जो बच्चा है, एक नॉर्मल इंटेलिजेंस वाला जो बच्चा है, यदि भाषा को पढ़ने और समझने में उसको कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है, किसी लैंग्वेज को या कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने में उसे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कौन सी सिम्टम्स को शो कर रहा है। ठीक है जी, अब पढ़ने में प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्फ्रेजिया। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है जी, डिसलेक्सिया में रीडिंग में प्रॉब्लम है ना, उसको पढ़ नहीं पा रहा है। डिस्ग्राफिया में होगी जिनको राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो हम इसे समझते हैं ग्राफ के साथ, यानी जिनको राइटिंग में दिक्कत है। राइटिंग में आप कैसे समझेंगे कि बच्चे को प्रॉब्लम है, वो बार बार बीच बीच में कैपिटल लेटर्स ही लिखे जा रहा है, लाइन के बिल्कुल नीचे जा रहा है, कर्सिव नॉर्मल राइटिंग के साथ कर्सिव को ऐड कर दे रहा है, लैंग्वेज की जो उसकी एक पकड़ है उसमें वो कुछ वर्ड्स उल्टे लिख दे रहा है, तो ये सब चीजें जो हैं वो आपके डिस्ग्राफिया में आ जाएंगे। डिसकैल्कुलिया यानी जिनको कैलकुलेशन में रहेगी। ठीक है जी, कैलकुलेशन में हमने जैसे कैलकुलिया, कैलकुलेशन तो जिनको मैथ्स में रहेगी, यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, है ना, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में जिनको रहेगी वो सब आपके आ जाएंगे डिसकैल्कुलिया में। अब डिस्फ्रेजिया वाले में कौन से रहेंगे, जिन बच्चों की मोटर स्किल्स, मोटर कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं बैठता है। ठीक है जी, मोटर कोऑर्डिनेशन, ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, इजीली अपनी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, पेन को इजीली नहीं पकड़ पा रहे हैं, अगर आप उन्हें बॉल पकड़ने के लिए दे रहे हैं तो वो इजीली उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं, मतलब ये सब चीजें जो हैं वो आपकी डिसेबिलिटी में आ जाएंगी। मेनली आपके इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी, सो ये 13 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर 3 पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन इन क्लास, क्लास में 3 बच्चे हैं जो पोलियो से अफेक्टेड है। ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड दे शुड बी, तो गेम्स पीरियड में उनको क्या करना चाहिए, सिटेड इन कॉर्नर सो दैट दीज चिल्ड्रन कैन एंजॉय द गेम।
आप एक कॉर्नर में बैठ जाओ और जो गेम्स चल रही हैं उन्हें आप इंजॉय करो। एनकरेज टू टेक पार्ट इन द गेम्स एप्रोप्रिएट फॉर देम विद अदर चिल्ड्रन, यानी जो बाकी बच्चे गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप भी उनके साथ उनको इनकरेज करो कि वो भी गेम्स में पार्टिसिपेट करें। यह हो जाए सेकंड ऑप्शन। अलाउड टू टेक पार्ट ओनली इंडोर, जो इंडोर गेम्स होंगी, ठीक है जी, आंतरिक खेल होंगे, उसी में आप उन्हें अलाउ करें पार्टिसिपेट करने के लिए। फोर्स टू प्ले विद ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास, आप उन्हें फोर्स करें कि बाकी क्लास के जो बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ आप भी प्ले करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी आपने उनको इनकरेज करना है कि वो गेम्स में पार्टिसिपेट करें, ठीक है जी, बाकी बच्चों के साथ। ये नहीं है कि बच्चों को आप एक कॉर्नर में बिठा दे कि हाँ आप इनके एक कॉर्नर में बैठ के आप गेम्स को एंजॉय करो। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, यानी जो बच्चे ऑर्थोपेडिक रूप से एक बिगड़ा हुआ बच्चा होगा, ऑर्थोपेडिक यानी डिस्फ्रेजिया में जो आ जाएंगे आपके बच्चे, तो उनके लिए एक उस तरह के जो बच्चे रहेंगे वो डिस्ग्राफिया में दिक्कत आएगी, उनको डिस्ट्रोपिया में आएगी, डिस्कैल्कुलिया में आएगी, डिसलेक्सिया में आएगी। देखिए डिसलेक्सिया में, अब आपका क्वेश्चन है डिसलेक्सिया में, तो आपके आ जाएंगे रीडिंग वाले, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी तक आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। डिसकैल्कुलिया में कैलकुलेशन, डिस्टोपिया में जो बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं ना, एक कीवर्ड रख लीजिए, डिप्रेशन में रहेंगे, यानी आप समझ, उनको चीजें ऐसी फील होती हैं कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है, जो डिप्रेशन के सिम्टम्स रहते हैं, जो आप कह सकते हैं जिनको ये सब सिम्टम्स रहेंगे कि हाँ चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना, तो वो डिसेबिलिटी जो है डिस्टोपिया कहलाई जाती है। डिस्ग्राफिया इसका राइट आंसर हो जाएगी, यानी जिन बच्चों में ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड होंगे, यानी उनको लिखने में भी दिक्कत आएगी, तो अगर लिखने में दिक्कत आएगी तो कौन सी डिसेबिलिटी में काउंट होगा? डिस्ग्राफिया, राइटिंग में। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, वैसे ही ऑप्शंस आपको सिमिलरली दिए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज एन आइडेंटिफायर ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोक्ता की पहचान करता है? सो कौन सी डिसेबिलिटी है? फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स होना, वो आप लर्निंग डिसेबिलिटी में आएंगे, ठीक है जी। एब्यूजिव बिहेवियर जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे में रहता है। राइटिंग बी एज डी, वॉज एज सॉ, 21 एज 12। लो अटेंशन स्पैन एंड हाई फिजिकल एक्टिविटी, यानी अटेंशन स्पैन उनका लो रहता है एंड हाई फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो हाई रहती है। अब आप बताना इसमें है जो जिस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी रहेगी सो कौन सी रहेगी? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी डिसेबिलिटी वो रहती है जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत रहती है। अब जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत रहेगी तो वो तो हमारे रहेंगे डिसलेक्सिया में, ठीक है जी, क्योंकि उनको पढ़ने में दिक्कत है। अब वो बी को डी पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या वॉज को सा पढ़ रहे हैं, 21 को 12 पढ़ रहे हैं, तो ये जो लिखना और पढ़ने वाली जो डिसेबिलिटी आ जाएगी हमारी, वो रहेगी हमारी डिसलेक्सिया। सो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं। सो ये रहा, इस तरह से हम इसे रिवाइज कर लेंगे। सो डिसलेक्सिया हमने पढ़ लिया, जिनको रीडिंग डिसऑर्डर रहता है, और जो बच्चे बी को डी पढ़ेंगे, जी को पी को क्यू पढ़ेंगे, या 21 लिखा है तो उसको 12 पढ़ेंगे, 14 लिखा है उसको 41 पढ़ेंगे, डॉग लिखा है उसको गॉड पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी रीडिंग डिसेबिलिटी में आ जाती है। ये हमारी फर्स्ट डिसेबिलिटी हो गई, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। डिसकैल्कुलिया जो है वो हमारी आती है कैलकुलेशन से, जिन बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत रहती है। डिसग्राफिया में हमारी राइटिंग आ गई, जो बच्चे जिनको लिखने में दिक्कत रहती है। डिस्फ्रेजिया मोटर स्किल्स जिनमें रहती है, यानी जो अपनी ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स में जिनको दिक्कत रहेगी। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, लेस अटेंशन रहता है और हाइपर एक्टिव जो रहते हैं।
ऑटिज्म है, डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, लेस सोशल इंटरेक्शन इनका रहता है, अफेजिया लैंग्वेज डिसऑर्डर रहेगा, दूसरों के साथ इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो लैंग्वेज डिसऑर्डर, और डिस्टोपिया जो है, जो बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं, जिन बच्चों को लगता है चीजें सब कुछ खत्म हो चुकी हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और डिसेबिलिटी का जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो अगर मैं आपको इस पीपीटी के माध्यम से ये बताऊं कि आप बस इतना सा पढ़ लीजिए आपके एग्जाम में हो जाएगा, तो डिसेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, हम इसके माध्यम से इसे कवर नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटीज और भी रहती है, बट कुछ एक इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं वो वाली डिसेबिलिटीज मैंने आपको करवाई हैं। बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, आप एमसीक्यूज लगाइए, उसी के बाद आपको समझ में आया। इवन इसका जो और वीडियोस रहती हैं डिटेल कोर्स में, उन्हें आप देखिए, क्योंकि उसमें और लंबे समय तक एक एक डिसेबिलिटी को डिटेल में बताया गया होता है, जबकि मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म में इसको बताया है। हमारे इंस्टीट्यूट का दिवाली पे स्पेशल ऑफर चल रहा है, अप टू 80% डिस्काउंट इसमें चल रहा है। जितने भी वेरियस एचपी एग्जाम रहते हैं उन सबके कोर्सेज पे ये वैलिड रहेगा आपका टिल 14 नवंबर तक। जो भी बच्चे जिस भी बैच में इनरोल होना चाहते हैं, आप निम्बस करियर ऐप पे जाइए, कोर्सेज पे आप कोर्सेज वाले ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स में आप इनरोल होना चाहते हैं, आप डिस्काउंट जितना चल रहा है उसे अप्लाई कीजिए, उसके साथ आपको डिस्काउंट पे वो कोर्सेज मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे बैचेस हैं, काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आपको ये नंबर दिया गया है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थे हमारे क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटी से, जो टॉपिक आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप अगर किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग जो कमीशन का एग्जाम है उसमें भी आपके डिसेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि जितनी भी स्ट्रीम्स रहती हैं, जैसे चाहे आप टीजीटी आर्ट्स ले लीजिए, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी का ले लीजिए, सब में सीडीपी का सिलेबस रहता है, साइकोलॉजी का सेक्शन, जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एक अच्छे से बेस को तैयार करना है, क्वेश्चंस को समझना है। अगर आप पहले क्वेश्चन से गुजरेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आप थ्योरी पे जाइए, उसके बाद आप थ्योरीज को पढ़ना शुरू कीजिए। क्वेश्चन समझना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली जो भी आपको अपडेट्स हैं वो आपको इसमें मिलती रहेंगी, जो भी नोटिफिकेशन रहती हैं वो सब आपको इसमें मिलती रहेंगी, और जो भी पीडीएफ्स हैं, जो भी क्लासेस होती हैं, वो सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। तो ये सब आपने अच्छे से पढ़नी है, डिसेबिलिटीज़ को कंप्लीट कीजिए, बाकी अपने सिलेबस पे कमांड रखिए। हमारी डेली सीडीपी की 1 PM पे लाइव क्लास रहती है, जिसमें हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और भी कई सारी क्लासेस रहती हैं, करंट अफेयर की रहती है, पॉलिटी की रहती है, एचपीजी की रहती है। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बने रहिए, आपको डेली की नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।